मान लो कि आपके आसपास जितने आपके दोस्त हैं वो आपको जिद करें कि यार अपनी ना ऑटोबायोग्राफी लिख दो। कैसी होगी आपकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जिसे हम कहेंगे? क्या उसमें अपनी वीरता का बखान करोगे, सिर्फ अच्छी चीजें बताओगे, या फिर वो सब कुछ लिख दोगे जो तुमने आज तक एक्सपीरियंस किया है? चलो इसको इस कविता के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही भावुक कविता लगी मुझे ये पढ़ते वक्त। क्यों लगी उसका कारण बताता हूं। कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का मतलब होता है अपनी बातें। इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब थोड़ा सा ना प्रीमिसेस को समझते हैं कि आखिर ये कविता इन्हें क्यों लिखी, क्या रीजन था। तो सन 1932 की बात है कि मुंशी प्रेमचंद जी, आप सब जान रहे होंगे, काफी अच्छे मित्र रहे हैं। तो उन्होंने इनसे कहा कि आप ऐसा एक काम करो कि आप एक ना आत्मकथा लिखो, अपनी कहानी लिखो। बहुत इन पे दबाव डाला, मित्रों ने इन पे बहुत आग्रह किया कि प्रसाद जी के मित्रों ने कहा कि भैया आप अपनी आत्मकथा लिखिए, मतलब जरूरी है, आपको लिखना चाहिए, आपको बताना चाहिए। अब मित्र तो थे मित्र, दोस्त तो दोस्त होते हैं। प्रसाद जी ने यहां पे थोड़ा सा असहमति दिखाई, मतलब कि नहीं यार मैं नहीं लिखूंगा। मतलब उन्होंने कहा कि मैं क्या लिखूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा तो रहना है। अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो सच लिखूंगा, और अगर मैं सच लिखने चला तो मैं उन सारे मित्रों के बारे में लिखूंगा जिन्होंने मेरे साथ छल किया, और मैं नहीं चाहता कि मैं उन सब चीजों के बारे में पूरे संसार को बताऊं। तो इसीलिए मैं वो आत्मकथा नहीं लिखूंगा। अब बात यह है कि उन्होंने ये तो कह दिया कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, लेकिन फिर उन्होंने एक कविता लिख दी, और वो कविता है हमारी आत्मकथ्य। इसका जन्म इन्हीं बातों से हुआ। कहते हैं ना, कवि और लेखक जो होते हैं, जो शब्दों के धनी होते हैं ना, वो अपनी बातें बहुत घुमा फिरा के स्मार्ट तरीके से रख देते हैं। इस कविता में इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने अपनी आत्मकथा क्यों ना लिखी, और बिना आत्मकथा लिखे इन्होंने हम और आप जैसे जो नॉर्मल पीपल है ना, आम इंसान, उनकी ही जीवनी लिख डाली है। चलिए समझते हैं। जैसे कि सब ये सोचते हैं कि जब भी कोई कवि, ऑथर या कोई सेलिब्रिटी जब भी आदमी आत्मकथा लिखेगा तो दुनिया को क्या लगता है, क्या होगा उस आत्मकथा में? उसका बहुत सारी महान और इंटरेस्टिंग रोचक जीवन रहा होगा उनका, या फिर खाली उनकी सफलता की गाथाएं होंगी, जो भी उनकी अचीवमेंट है, बहुत सारे रहस्यों का पर्दाफाश होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रसाद जी की, तो उनका कहना है कि कवि का जीवन बाकी लोगों की तरह ही समान व्यक्ति का ही जीवन है। मित्रों द्वारा धोखा मिलना, बहुत सारी अनगिनत स्वीट मेमोरीज है जिनको वो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो एक छोटा जीवन है, और एक ऐसा जीवन है जिसकी व्यथा मौन है, यानी जिसके बारे में कभी बताना नहीं चाहते हैं, कभी शांत रहना चाहते हैं। चलिए अब एक एक करके कविता के पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि आखिर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा का विवरण आत्मकथ्य में कैसा बताया है। समझिएगा जरा। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो, करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। पहले तो शब्दों को देख ले। यहां पे मधुप शब्द का मतलब होता है मन रूपी भंवरा। भंवरा जैसे शांत नहीं होता ना, एक जगह नहीं टिकता, इधर उधर भटकता है, तो मन जो है वो उस भंवरे के समान है जो एक जगह पे नहीं है। अनंत नीलिमा का मतलब है अंतहीन विस्तार। साहित्य का आकाश बहुत अंतहीन है, कोई लिमिट नहीं है। व्यंग मलिन की अगर मैं बात करूं तो बहुत इसका मतलब है खराब ढंग से निंदा करना। दुर्बलता यानी कि कवि, यानी कि कमी। अब देखो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि इस विशाल दुनिया में लोग एक दूसरे की कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं। सही बात है, कभी कोई आपकी कमजोरियों पे उत्साह तो नहीं दिखाता है, वाहवाही तो नहीं करता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। और फिर भी मेरे मित्र चाहते हैं कि मैं अपनी कमजोरियां जग जाहिर करूं। देखो कितनी कठोर और कितनी सच बात लिख दी है कवि ने यहाँ पे। अगर गलती से आपके जितने लोग करीबी है ना, कहते हैं कि आपकी जितनी भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है ना, कभी भी अपने निकट के लोगों को पता नहीं चलने देना चाहिए, क्योंकि वो कब इस कमी का इस्तेमाल करके आपके पीठ पीछे वार कर दें आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या है, हम और आप इमोशनल आदमी हैं। हम क्या करते हैं, भावुक होके अपनी कमी, अपनी प्रॉब्लम सबको बता देते हैं, और फिर उसका रिपरकशन भी हम पे होता है।
तो कवि वही कह रहे हैं कि भाई दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सबको अपने दुख दर्द बता दूं, अपनी कमजोरी बता दूं। मतलब मैं तो अपने दोस्तों को बताने से हिचकिचाऊंगा, क्योंकि उनको जीवन में यह आभास हुआ है कि उनके दोस्तों ने इसका गलत फायदा उठाया। वो काफी डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं अपने मित्रों से कि तुम चाहते हो कि मैं इसका गुणगान पूरे जगत के आगे कर दूं आत्मकथा लिख के। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आगे देखो फिर क्या कहते हैं, गागर रीति रहस्य जरा इसको समझेंगे। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, है ना। गागर रीति का मतलब है खाली घड़ा, मतलब एक ऐसा मन, घड़ा यानी मन से, एक ऐसा मन जिसमें सुख का कोई भाव नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। कवि को डर है कि यदि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो उनके मित्रों को यह जानकर संकोच होगा कि कवि के जीवन रूपी घड़े को खुशियों से खाली करने वाला, यानी कि धोखा देने वाला स्वयं वह मित्र ही है। देखो कवि ना अपने मित्रों की कितने रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने अगर ये सब लिख दिया तो मेरे वही मित्र जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, उनको ही ये आश्चर्य होगा कि यार इसके जीवन में तो सुख नहीं था, इसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम और कठिनाई थी, और जबकि उस प्रॉब्लम का जड़ भी वो मित्र है। तो कभी कह रहे हैं मैं ये नहीं चाहता हूं, ठीक है, मैं अपने उस मित्र को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा हूं, आप जैसे भी ले लो। तो ये देखो, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहां वह सुख जिसका, मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काए कर सो जो भाग गया। कि कवि कह रहे हैं कि यार देखो वही विडंबना है मेरी, है ना, अपने सरल स्वभाव का वो मजाक नहीं उड़ाना चाहते। वो कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव बहुत सिंपल रहा है, मेरा जीवन बहुत सिंपल रहा है। उन्होंने, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने कहा, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन में थोड़ा बहुत जो सुख उनका रहा है वो समय है जो उन्होंने अपने पत्नी के साथ व्यतीत किया है, ठीक है। वो सुखद जीवन का स्वप्न देखा था उन्होंने, वो उनके करीब आकर भी उन्हें धोखा देकर भाग गया। देखो जरा वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन में थोड़ा बहुत भी जो अच्छा टाइम रहा है ना, वो वह वक्त है जो उन्होंने अपने पत्नी के साथ बिताया है, चांदनी रातों में, है ना। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, क्योंकि वो समय भी, वो दौर भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा है उनका। वो कहा कि वो भी वैसे ही सपने की तरह है, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। कुछ सपने ऐसे होते हैं ना कि आप देख रहे हो, आपको बस आप जी रहे हो, और जैसे आप उस सपने को थोड़ा और करीब जाना चाहोगे आपकी नींद टूटेगी और फिर वो सपना आपसे दूर चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा ही रहा है समय मेरा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा और समराइज करूं तो उज्जवल गाथा का मतलब यहाँ पे क्या है ना, बिखान समझिएगा जरा। देखो दो जीवन है, एक तो है सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ। अब कवि का कहना है कि जो उनकी पब्लिक लाइफ यानी जो सार्वजनिक जीवन रहा है, प्रोफेशनल लाइफ भी रही, उसमें भी उनको छल मिली है, प्रवंचना मिली है, धोखेबाज मित्रों से भरा रहा है। कभी इसे साझा करने में उनको नहीं लगता कि इससे कोई लाभ होने वाला, क्या फायदा बताने का, शायद लोगों का मित्रों से मित्रता दोस्ती से विश्वास उठ जाएगा। दूसरी तरफ है उनका निजी पल, प्राइवेट मोमेंट, जो उन्होंने पत्नी के साथ बिताया, बहुत मधुर चांदनी रातों की उन्होंने बातें कही। अब कवि का कहना है कि यह एक पवित्र और एक एकांत संपत्ति है जो मैं सबके साथ साझा नहीं करना चाहता, ठीक है, सबके साथ साझा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो साझा करके आप होगा ना कि लोग, देखो लोग आपकी कमजोरियों पे भी बहुत खुश होते हैं, और लोगों को जब आपके प्राइवेट सीक्रेट्स मोमेंट्स भी पता चल जाए ना तो लोग उसका भी उपहास उड़ाते हैं। तो कभी कभी मेरा दोनों जीवन ऐसा ही है कि मैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता। आगे देखो कवि क्या कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथई बनी है थके पथिक की पंथा की। बहुत प्यारी लाइन है, सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज करूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहते हैं यहाँ पे, पहले इन शब्दों से अरुण कपोलों का क्या मतलब है जरा समझिएगा, ठीक है। ये अपने
प्रेयसी के लाल गल यानी बेसिकली वो अपनी पत्नी की बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अनुरागिनी उषा का मतलब प्रेम भरी भोर, है ना, वंडरफुल मॉर्निंग आप कह सकते हो, ठीक है। पाथेय का मतलब होता है रास्ते का सहारा, कंथा मतलब होता है अंतर्मन। देखो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। देख रहे हो पापा रिपीट हुआ, बताना इसमें कौन सा अलंकार है। तो उनका कहना है उसकी मतलब अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं, स्मृति यानी मेमोरी। वो कह रहे हैं उनकी जो स्मृति है ना वो कुछ वैसे ही है कि जैसे आप रास्ते में चलते हो, पथ पे चलते हो, तो चलते चलते आप थक जाते हो कि नहीं, है ना। तो जब आप थक जाते हो तो आपको क्या चाहिए, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए जगह चाहिए। तो कह रहे हैं उनकी स्मृति उसी विश्राम करने की जगह की है जैसे किसी पथिक को चाहिए होता है, पथिक के पंथा की। और उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि पत्नी की सुंदर स्मृतियां ही कवि के थके हुए जीवन का एकमात्र सहारा है, और वो अपने छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं गढ़कर नहीं सुनाना चाहते। तो कहना है क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि मतलब ठीक है, बढ़िया है, दूसरों की सुन लेता हूं, मैं खुद अपने बारे में तो मौन रहता हूं। अब देखिएगा जरा यहाँ पे सीवन की उदाहरण शब्द का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये शब्द आएगा, सीवन को उधेड़ना। कवि का कहना है कि कवि के अंतर्मन और उनके भीतर छुपी जितनी भी दुखद स्मृतियां हैं, कंथा मतलब होता है वही बैड मेमोरीज, ठीक है, वैसी बातें जो आपको तकलीफ दे, तो वो कहीं आपने जहन में दबा दी है और आप नहीं चाहते हो कि आप दोबारा से उनको पुनर्जन्म करो, दोबारा से उनको खदेरो। और आत्मकथा लिखने का अर्थ तो मैंने बता ही दिया कि आत्मकथा मतलब है कि पुरानी यादों की सीवन उधेड़ना, मतलब वही कहते हैं ना कि गड़ी विलास को, गरे हुए मुर्दे को उखाड़ना। उन्होंने कहा कि क्यों करना ये चीज, अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो उन फिर पुरानी बातों के बारे में जिक्र करना होगा जिससे मुझे तकलीफ ही होगी, जिसको मैं भूल, मतलब एक जगह मैंने भूलना नहीं, मैंने उसको एक कॉर्नर में रख दिया, सो आई डोंट वांट टू रिकॉल देम, ठीक है। कभी दुनिया से सवाल करते हैं कि तुम मेरे हृदय के घावों को फिर से खुरेद कर उसके भीतर की पीड़ा को क्यों देखना चाहते हो, मतलब क्या मजा आएगा तुम्हें, क्यों करना है तुम्हें ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कविता है। अब मैं इसके कुछ व्याकरण वाली चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें। जब भी आप कभी भी कोई कविता पढ़ते हो तो कवि कवित्री का परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनकी लिखने की शैली, वो सब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनका व्यक्तित्व आपको समझ में आ ही गया होगा, सरल और भोले, जीवन में दिखावा नहीं था, और इसी यही कारण है जिसकी वजह से इन्होंने अपने मित्रों से धोखा खाया। दूसरा, गंभीर और मर्यादित, क्या मतलब है कि अपने सुख दुख और दुर्बलताओं को समाज में तमाशा नहीं बनाना चाहते थे ये। साथ ही साथ विनयशील रहे हैं, स्वयं को एक समान इंसान मानते हैं और जिसकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। यथार्थवादी भी हैं, दुनिया के व्यंग मलिन स्वभाव और जीवन की नश्वरता यानी मतलब उनका ये कहना है कि वो सब समझते हैं कि लोग जीवन में कितने अच्छे हैं, सामने में कितने अच्छे होते हैं, पीठ पीछे कैसे हैं, उनको वो सारी चीजें पता है। तो जीवन की नश्वरता यानी जीवन की गिरती पत्तियों को वो भली भांति अच्छे तरीके से समझते हैं। अच्छा, इनकी काव्य विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाए, इनकी भाषा के बारे में बात की जाए, तो बहुत ही खरी बोली का सुंदर प्रयोग इनसे बेहतर किसी ने नहीं किया है। जैसे कि विडंबना, प्रवंचना, पाथे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, अलंकार बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। मानवीकरण अलंकार आपको यहां दिखता है, जैसे कि थकी सोई है मेरी मौन वथा, मतलब समझ रहे हो कि मतलब वो अपने मन की स्थिति बता रहे हैं कि मेरी जो मौन स्थिति है ना वो अभी थक के सो गई है। मानवीकरण होता है मतलब आप पर्सोनिफिकेशन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, कि किसी भी चीज को आप ऐसे दिखाओ जैसे वो एक इंसान हो, तो उसका मानवीकरण करना, ठीक है। जैसे अनुरागिनी उषा है ना, पुनरावृत्ति का प्रयास, ये आपको दिखेगा, जैसे गुनगुनाकर, आते आते, ठीक है, ये सब शब्दों का इस्तेमाल। साथ ही साथ विम्ब और प्रतीक अगर आप देखोगे तो नवीन एवं ललित प्रतीकों का प्रयोग किया है, बहुत ही नए उदाहरण और एग्जाम्पल उन्होंने यूज किए हैं उस टाइम के हिसाब से। मन रूपी भबरा, जीवन रूपी खाली घरा, मन को भबरे से और जीवन को खाली घरे से संबोधित करना, तो कुछ ये नया आपको दिखता है। अब एक आखिरी लाइन जो मैं शेयर करना चाहूंगा, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन वथा, कि क्या मिलेगा तुम्हें मेरे बारे में जानकर,
और ये सिर्फ कवि नहीं, अगर तुम इस वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे होगे तो शायद भी तुम ये रिलेट कर पा रहे होगे। क्या मिलेगा मेरी आत्मकथा जानकर, है ना? सुनकर क्या तुम करोगे मेरी भोली आत्मकथा? कुछ करोगे तो हो ही नहीं, क्या करोगे जान के? अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और वैसे भी मेरे अंदर की जितनी कहानियां हैं, जितनी बातें हैं, मेरी मौन व्यथा, मेरी मेंटल कंडीशन आप कह सकते हो, वो अभी थक कर सो गई है। और यही जीवन का सत्य है, अपनी बातें सिर्फ अपने तक ही शोभा देती है, फिर वो अच्छी हो फिर वो बुरी हो। अब तुम बताना कि क्या तुम प्रसाद जी से पूरे तरीके से सहमत हो जो उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन की अच्छी और बुरी चीजों को दोनों को बचा के रखना चाहिए, नहीं ज्यादा जिक्र करना चाहिए, अच्छा है तो भी नहीं, बुरा है तो नहीं। कहानी का वो कौन सा लाइन है या कौन सा पार्ट है जो तुम्हारे दिल को छू गया है? बाकी इस कविता का पूरा ये पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलता हूं एक और अच्छी कविता और कहानियों के साथ।